अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 की गणित का पेपर इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। किस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 70 नंबर का आपके हाफ ईयरली का पेपर होगा। ये आपके सामने पेपर है और 3.25 घंटे का आपके समय मिलेगा। कक्षा 9 की गणित का ये पूरा पेपर इस वीडियो में अपन देखेंगे। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके 70 में से आराम से जो 60+ नंबर परीक्षा में आएंगे, क्योंकि इस पेपर में बहुत कुछ चीज़ें शामिल किया गए हैं और बहुत ही शानदार ये पेपर है। शुरू से अंत तक देख लेना, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इसकी PDF आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके जो दिसंबर महीने में 4 दिसंबर को आपका जो NES परीक्षा का जो होगा, NES परीक्षा आपकी होने वाली है, तो NES की जो तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जा रही है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सभी वीडियो आपको यहाँ पे लगातार मिलते रहेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। शुरुआत के 5-7 मिनट वीडियो देखने से आपका इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। तो अगर आपका टारगेट अच्छे नंबर लाना है 70 में से हाफ ईयरली में, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देख के जाएँ। और इसके अलावा भी आपके और वीडियो मिलेंगे तो उनको भी आपको देखना है, तो आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा। आप सभी को पता है 12 दिसंबर 2024 से आपकी जो हाफ ईयरली के पेपर है वो शुरू होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपके पास समय कम बचा है, तो इसके लिए आपको जो पुराने पेपर है वो अधिक से अधिक सोल्व करने हैं, ताकि आपको पता लगेगा कि पेपर आपका किस टाइप का बनता है। तो पेपर वो के हुए आते हैं, जो पुराने पेपर बने हुए होते हैं वो के हुए, केवल थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में जो थोड़ा सा फिर इसमें रखा जाता है। तो ये आपके सामने भाग अ आएगा, जिसमें आपके MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अबस सदा वाले। और इस बार तो जो पेपर है वो पूरे राजस्थान का एक ही पेपर होगा, यानी जैसे 10वीं बोर्ड के पेपर होते हैं वैसे ही आपका पेपर होने वाला है। तो एक प्रकार से आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएँ हो रही है, 9th क्लास में जो बोर्ड के पेपर ही होने वाले हैं, क्योंकि पेपर जो आएगा वो पूरा स्टेट लेवल का एक ही पेपर होगा पूरे राजस्थान में। तो एक ही दिन पूरे राजस्थान में पेपर होगा, तो इसके कारण आपके तैयारी पहले से आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी कि इनमें से आपको जो MCQ क्वेश्चन में सही प्रश्न का जो विकल्प है वो चयन करना है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। अगर आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब लगे तो इसको थोड़ा बढ़ा देना, इसको 360 पे देखना, तो थोड़ा सा आपको वीडियो ये अच्छा दिखेगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी इसको बढ़ा के देखिए, क्योंकि इसकी जो PDF की जो क्वालिटी वो थोड़ी सी कमज़ोर है, इस कारण आप जो इसमें वीडियो क्वालिटी को बढ़ा कर ये वीडियो ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न आपके ये पहली प्रश्नावली से आता है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक शर्त है इसमें कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होते हैं, P और Q ये पूर्णांक होते हैं। तो वे संख्या जिसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो ऐसी संख्या को अपन परिमेय संख्या कहते हैं। तो √3, ये यहाँ पे √3 है, तो √3 तो देखो एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और √3 + 1, जब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो उसका उत्तर अपरिमेय संख्या ही आता है। तो आपके ये स वाला भी अपरिमेय संख्या ही है ये। 0, ये आपके प्रश्नावली का एक पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो उसमें आपने देखा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को अपन 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऊपर का मान देखो P है और नीचे का मान ये Q है। हमने कहा कि जिस संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक शर्त है कि ये जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो Q का मान देखो यहाँ पे 0 नहीं, Q का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। हाँ, P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही गहरा कंसेप्ट इसमें आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे Q का मान 0 नहीं है, इस कारण से यहाँ पर जो ये द है इसमें आपके 0 दे रखा है, 0 1 का आपके परिमेय संख्या हो जाएगी। तो कुछ परिमेय संख्या है वो आपको स्पेशल याद रखनी है, जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, जबकि सभी को लगता है कि 0 परिमेय संख्या नहीं है। तो विशेष तौर पे इसका ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो पाई है, पाई के दो, या इसको 2 पाई के दो, या इसका पाई/2 के दो, है ना, या 2 पाई/3 के दो, ये सभी आपके अपरिमेय संख्या ही होती हैं। तो याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा कि पाई एक संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा अंडर रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या आ जाए, अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए
तो वो भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे √2, √5, √7, √17, √23, ये सभी आपके अपरिमेय संख्या ही होती हैं। इसके अलावा अंडर रूट के अंदर जिसका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, जिसका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे ये सभी इसका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो वो आपके अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अंडर रूट के अंदर जिसका अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √25 हो गया, √16 हो गया, तो ये तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। √4 को अपन 2 लिख सकते हैं, √9 को अपन 3 लिखते हैं, √25 ये 5 का वर्ग है, √16 ये 4 का वर्ग है। तो ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर 3/1, 2/1, 5/1, 4/1 ऐसे लिखेंगे। तो ये आपके परिमेय संख्या होती है। याद रखना, ये एक परिमेय संख्या होती है, जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समय लगा इस पहले क्वेश्चन में, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से समझाएंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहें। दूसरा प्रश्न है आपका, बहुपद दे रखा है। बहुपद आपका 6 - x² और प्लस में 8x, इसकी घात बतानी है। ये एक बहुपद दे रखा है, इसकी आपको क्या बतानी है, घात बतानी है। तो बहुपद की घात क्या होती है, जो चर की घात होती है, चर की बड़ी घात, चर की बड़ी घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है। इसमें चर क्या है, इसमें चर हमारा x है, और x की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है। तो x की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की जो घात है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो बड़ी से बड़ी जो घात होती है वो क्या होती है, बहुपद की घात होती है। और इस सवाल के अनुसार सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें 2 है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछें कि अचर पद जो होता है, अचर पद की जो घात है वो कितनी होती है, तो अचर पद की जो घात है वो हमेशा 0 होती है। याद रखना, अचर पद की जो घात होती है वो हमेशा 0 होती हैं। तो 0 जो है वो आपकी अचर पद की घात होती हैं। बिना x वाला जो संख्या होगी, जैसे इसमें 6 लिखा हुआ है, तो 6 यहाँ पे क्या है, इसकी जो बहुपद की घात है इसमें वो 0 हो जाएगी। इसके अलावा आपको गुणांक पूछे, गुणांक क्या होता है देख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक मतलब गुणे की संख्या। जिससे इसमें आपको x का गुणांक पूछे, तो x के गुणे में क्या है, x का गुणांक आपके इसमें आ जाएगा +8 आ जाएगा। लेकिन x² का गुणांक पूछे, तो x² का गुणांक क्या बताएंगे, x² का गुणांक x² के गुणा में कितना है, यहाँ पे -1 है। जब कुछ भी नहीं दिखे तो वहाँ पे -1 दिखेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। जैसे एक सवाल अपना ये, जैसे 4x² + 5x + 6, इसमें आपका x² का गुणांक पूछे तो आपका 4 आएगा, और x का गुणांक पूछे तो आपका 5 आएगा, और इसकी घात पूछे तो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये गुणांक घात दोनों अलग अलग चीज़ें, थोड़ा सा आपको उसको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर कितना करेंगे, दूसरे का, इसकी घात कितनी हो जाएगी, चर की जो बड़ी घात होती है उसको अपन बहुपद की घात कहते हैं। इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। तीसरा प्रश्न है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी बतानी। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, 10th वालों के लिए भी आता है और 9th वालों के लिए भी आता है। तो ये किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी पूछेंगे। तो जब भी आपका ऐसा सवाल हो तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसको शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखें। ये मान लो एक बिंदु है P 3,-4, 3,-4 एक बिंदु है ये, इसकी बतानी है आपको y अक्ष से दूरी। तो जब भी आपको y अक्ष से दूरी पूछें तो आपको x का मान बताना है, x का मान बता देना है। और x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको क्या बताना है, y अक्ष का मान बताना है। तो इसमें y का मान बता देंगे, और वो भी जो मान लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे। जो मान आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पे y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान बताना है। x का मान कितना है, ये इसमें 3 है, तो ये x का मान 3 है, तो इसमें y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। द ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन इस सवाल में ये y अक्ष से नहीं पूछ के अगर x अक्ष से पूछता तो फिर इसका उत्तर अपन -4 नहीं करते, इसका उत्तर अपन +4 करते हैं, क्योंकि दूरी होती है वो हमेशा प्लस में होती हैं, और माइनस में होगी तो भी उसको अपन प्लस में बना के लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y निर्देशांक बता देना है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x निर्देशांक बता देना है, वो भी प्लस में। तो आपके लिए क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ, उसका आपको x अक्ष से दूरी बतानी है। ठीक है, ये y अक्ष से मैंने आपको बता दी, इसकी प्लस के 3 आंसर होंगे। तो आपको ये बिंदु दे रखा है R,
जिसमें दे रखा है आपके 4, -2। इसकी आपको x अक्ष से दूरी बतानी है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे x अक्ष से दूरी कितनी है। ठीक है, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके 4, रैखिक समीकरण का हल बताना है। तो ऐसे अब जब हल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसको ऑप्शन से हल करना है, क्योंकि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रैखिक समीकरण होता है क्या है, ऐसा समीकरण जिसकी जो घात है वो कितनी होती है, घात 1 होती है, उसको अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसको अपन रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1 घात है, तो इसका जो रैखिक घात समीकरण इसको कहते हैं। अब किसी भी रैखिक समीकरण का जो हल ज्ञात करेंगे, ये 2 चर वाला है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण के अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो हमें कोई सा एक हल इसमें से बताना है कौन सा इसके लिए संतुष्ट करेगा। तो ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन से हल करना है। ऑप्शन से पहला सवाल है जैसे ये, इसमें सवाल क्या है हमारा, x + 2y = 6। यहाँ पे पहला सवाल बिंदु है 1, 2, तो ये x का मान, ये y का मान है, तो x की जगह पे 1 लिखेंगे और y की जगह पे 2 लिखेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 + 2 दूनी 4 = 5 ही हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो हमारा सही नहीं है। फिर अपन दूसरा चेक करते हैं, x का मान 3 है और y का मान 0 है, तो ये कितना आएगा, 3 + 0 = 3 ही आ रहा है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। फिर x 2 और y भी 2, x का मान 2 है प्लस y का मान भी 2 है, तो 2 + 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। देखो इससे उत्तर हमारा 6 मिल रहा है, तो इसका आंसर कितना करेंगे, स वाला उत्तर कर देंगे, ऑप्शन नंबर स, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को इसमें हल करना है। 5वां क्वेश्चन है कि एक अद्वितीय रेखा से कम, एक अद्वितीय रेखा है ना, एक यूनिक लाइन कम से कम कितनी बिंदुओं से होकर गुजरती है। एक रेखा गुजारनी है तो एक रेखा ज़्यादा से ज़्यादा, एक अद्वितीय रेखा कम से कम कितने बिंदुओं से होकर गुजर सकती है। तो एक रेखा को कम से कम पूछे तो कम से कम अपन एक बिंदु से गुजार सकते हैं। ये एक बिंदु से भी ये रेखा गुजर सकती है, 2 बिंदु से भी गुजर सकती है, 3 बिंदु से भी गुजर सकती है, ये अनंत बिंदु से होकर गुजरती है। लेकिन कम से कम पूछे तो फिर कम से कम, तो फिर इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक रेखा कम से कम एक बिंदु से तो आराम से गुजर सकती है, ज़्यादा तो इसमें अनंत संख्या तक जा सकते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो एक बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती हैं। सही बात है ये आपके इसमें एक बिंदु से पूछे तो एक बिंदु से एक रेखा नहीं गुजर सकती हैं, एक बिंदु से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। ऐसे ये P बिंदु है, इस P बिंदु से अपन अनेक रेखाएं गुजार सकते हैं ऐसे। तो एक बिंदु से पूछे तो आप अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं, लेकिन 2 बिंदु से पूछें तो फिर 2 बिंदु से एक ही रेखा गुजर सकती है। ये P बिंदु है एक, दूसरा बिंदु है Q। इन 2 बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, तो इन 2 बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। तो एक बिंदु से अनेक रेखा गुजर सकती है, लेकिन 2 बिंदुओं से एक ही रेखा गुजरती हैं। एक छठा क्वेश्चन आपके अगला, ये पूरक कोण का माप कितना होता है। तो पूरक कोण कहते किसको है, ऐसे 2 कोण जिनको जोड़ने पे समकोण का मान आ जाए। मतलब समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे 2 कोण जिनका योगफल एक समकोण के बराबर होता है उसको अपन पूरक कोण कहते हैं। या ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर आता है उसको अपन पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें पूरक की जगह पे तुम्हें सवाल में संपूरक दे दें, पूरक की जगह पे समपूरक दे दें, तो इसका आंसर कितना आएगा, समपूरक कोण का जो मान होता है वो 2 समकोण की जोड़ के बराबर आता है। 2 समकोण में कितने हो जाएंगे, 90 और 90 180 हो जाएगा। यानी कि A + B बराबर कितना करेंगे, 180 कर देंगे। तो ये आपके संपूरक से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। ऐसे 2 पूरक कोण का मान बताओ जो बराबर हैं, है ना। पूरक कोण जो बराबर आते हैं तो वो 45-45 आ जाएगा। ऐसे 2 पूरक कोण जो बराबर होते हैं वो 45-45 लिख लेंगे। समपूरक जो कोण बराबर आते हैं वो 90-90 हो जाएगा। ऐसे 2 समपूरक कोण का मान बताओ जो बराबर होते हैं वो 90-90 आंसर होगा। तो ऐसे आपके प्रश्न आ जाए कि 2 समपूरक कोण जो बराबर होते हैं वो 90-90 आंसर आएगा, और 2 पूरक कोण बराबर होते हैं तो 45-45 आंसर होगा। आपसे कोई एक कोण देके इसका पूरक पूछे तो आपको 90 में से घटाना है, आपको एक कोण देके समपूरक पूछे तो 180 में से घटाना है। जैसे आपसे पूछे कि 40 का पूरक कोण कितना होगा, तो 40 का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए इसको अपन
90 में से 40 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। लेकिन आपको 40 का ही समपूरक पूछें, 40 का ही समपूरक पूछें तो आपको क्या करना है, 180 में से 40 को घटाना है जो कि आपके 140 होगा। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा जवाब करना है। 40 का पूरक 50 होता है, लेकिन वहीं 40 का समपूरक 140 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना है ये 7वां क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भुजा का मान ए दे रखा है तो ये किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल याद रखना है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका आपको परिमाप पूछें, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे तो आपको सीधा सा सूत्र याद करना है। समबाहु त्रिभुज होता है क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर इसका आपको परिमाप ज्ञात करना हो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो ये तीनों भुजाएं सेम है तो इसको अपन 3 को भुजा से गुणा कर देंगे तो 3 इंटू भुजा इसका आंसर होगा। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, और क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताना है। सेमी पेरीमीटर पूछा गया है, 3 साइड दे रखी हैं इसमें, तो 3 भुजाएं दे रखी तो एक को अपन ए मान लेंगे, दूसरे को बी मान लेंगे, तीसरे को सी मान लेंगे। पहले आपको परिमाप के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि परिमाप होता क्या है। तो ये ए, बी और सी एक त्रिभुज है जिसमें आपको परिमाप पूछा गया है। परिमाप का मतलब इसकी तीनों भुजाओं की जोड़, इसको परिमाप कहते हैं। यानी कि इन तीनों भुजाओं की जोड़ करेंगे उसको अपन परिमाप कहेंगे। ठीक है, 3, 4, 5 की जोड़ करें तो इसका परिमाप आएगा। लेकिन ये तो अर्ध परिमाप पूछ रहे हैं, अर्ध का मतलब होता है आधा। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए उसमें अपन 2 का भाग देते हैं, तो तीनों को जोड़ के अपन 2 का भाग देंगे। तो सेमी पेरीमीटर का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला इसका, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे में कितना आता है 2 आता है। ये 2 क्यों आता है, क्योंकि परिमाप का आधा करना है, अर्ध परिमाप पूछा इसलिए 2 आता है। याद रखिए ये 2 इसलिए आता है। किसी को तो अधिकतर को तो कन्फ्यूजन में ये रहता है कि ऊपर तो संख्या 3 है और ये नीचे 2 क्यों लिखा होता है। तो ये तो होता है इसका परिमाप, पेरीमीटर होता है और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, तो ये अर्ध परिमाप होता है। तो इसमें अपन फॉर्मूले में मान लिखेंगे, ये ए का मान है 3, ये बी का मान है 4 और ये सी का मान है 5। तो एस बराबर क्या लिखेंगे 3 + 4 + 5 और बट्टे में कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। इन तीनों की जोड़ करो तो 3 और 4 7 और 5 12 हो जाएगा, और 12 के आधे कितने को हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। देखो 12, 24, 6, 24 और 4, तो आंसर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो इसका जो ब ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ये भी याद करना है। इसके अलावा आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हीरोन का फॉर्मूला है इसको भी याद रखना है। एस कोष्टक S-A, S-B और S-C इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा फॉर्मूला ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि शंकु के वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल का आपको सूत्र बताना है। शंकु क्या होता है, जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोण, ये शंकु के उदाहरण हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे इसका बताना है, ये शंकु होता है। जोकर की टोपी हो गई, आइसक्रीम का कोण हो गया, ये शंकु के उदाहरण हैं। तो इसका वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल, वक्र का मतलब होता है कर्व, ये केवल इसका ढक्कन इसमें शामिल नहीं, ये जो इसकी ढक्कन ये पेंदा है इसमें इसका शामिल नहीं होता है। तो ये खुला हुआ, जैसे आइसक्रीम का कोण ऊपर से खुला होता है वैसे बिना ढक्कन का जो होता है इसको अपन वक्र कहते हैं। तो ये वक्र होता है, ये केवल बाहर बाहर का इसका एरिया आपको ज्ञात करना है। जैसे बर्थडे की जो टोपी होती है, बर्थडे कैप होती हैं, वो भी आपके शंकु का ही उदाहरण है। तो शंकु के ये इसकी बर्थडे कैप के यहाँ पे ना इसका यहाँ पे पर्दा नहीं होता है, ये खुला होता है यहाँ से। तो अगर यहाँ पे पर्दा लग जाएगा तो फिर अपन सर में रखेंगे कैसे उसको। तो इसका वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो इस बर्थडे जो ये कैप है अपनी, इसके ऊपर आपको कोई चमकीला कवर चढ़ाना है, तो चमकीला जो कवर चढ़ाएंगे वो इसके वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल के बराबर चढ़ाते हैं। यहाँ पर आप कवर नहीं चढ़ाएंगे, अगर आप यहाँ कवर चढ़ा देंगे तो फिर इसको अपने सर पर रखेंगे कैसे, वो सर पे रुकेगी भी नहीं। तो इसके कारण ही आपको याद रखना है, उसके लिए आपको वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। और वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल जो सूत्र होता है
वो होता है आपका पाई आर एल। ये आपको याद रखना है, पाई आर एल इसका वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे आकृति में वृत्त कोण ए ओ बी का मान आपको बताना है। देखो ये आपको ए ओ बी ये वाला जो कोण है, छोटा कोण, ये तो दे रखा आपको 60 डिग्री। आपको ये बाहर वाला कोण पूछा गया है। इस बाहर वाले कोण को रिफ्लेक्टिव एंगल कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, इसको अपन प्रतिवर्ती एंगल कहते हैं। ये वृत्त कोण कहलाता है। तो ये वृत्त कोण है, बड़ा कोण है। इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको आपको 360 में से इस छोटे कोण को घटा लेना है। तो 360 में से इसको घटाएंगे 60 को, तो कितना बचेगा? ये 300 बचेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? आपके 300 डिग्री आएगा। आपको एक पूर्ण कोण का मान पूछें कि एक पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, तो पूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। आपको समकोण पूछे कितने डिग्री का होता है, तो समकोण का मान 90 डिग्री का होता है। आपको पूछें समकोण के अलावा सरल कोण कितने डिग्री का होता है, इस सरल कोण भी कहते हैं, इसको ऋजु कोण भी कहते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण। सरल का मतलब होता है 180 डिग्री, वन लाइन, एक लाइन के ऊपर कोण बनता है, इसको 180 डिग्री के रूप में मापते हैं। तो याद रखना, आपके समकोण 90 डिग्री का होता है, पूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, सरल कोण ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ भी आपको याद होनी चाहिए, कितने डिग्री होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते तो उत्तर आता है 180 डिग्री। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें भी अपन बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो इसका नाम है रेखिक बहुपद। ऊपर आया था रेखिक समीकरण, जब हमने बताया था कि इसकी जो रेखिक समीकरण हो, रेखिक बहुपद हो, इसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है इसको अपन रेखिक बहुपद कहते हैं, और जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं। तो रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछे तो भी कितनी आएगी? 1 आएगी। मान लो यहाँ पे इसकी घात 2 होती तो इसके शून्यक भी कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो 2 घात वाले को फिर अपन रेखिक बहुपद नहीं कहते, 2 घात वाले को अपन क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो आपको मानक रूप है वो याद रखना है, वो होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। इसकी अधिकतम घात 2 होती हैं और इसके शून्यकों की संख्या भी 2 ही होते हैं। तो 2 इसके शून्यक होते हैं, ये इसका मानक रूप है। ऐसे एक सवाल आएगा आपके, जैसे 5x² + 6x + 7। इसमें पूछेंगे कि इसकी घात कितनी है। तो इसमें चर क्या है? x है, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसको अपन द्विघात बहुपद कहेंगे। और बराबर में 0 लग जाए तो फिर ये द्विघात समीकरण बन जाती है। इसको अपन द्विघात समीकरण कह देते हैं। जब 0 नहीं लगा हुआ है बराबर में तो इसको अपन बहुपद कहेंगे। तो ये 2 घात वाले की जो घात है वो 2 आएगी। इसके शून्यकों की संख्या पूछे तो 2 आ जाएगा। और द्विघात बहुपद की घात कितनी होती? तो 2 घात होती हैं। इसके अलावा आपको द्विघात के अलावा त्रिघात को भी याद रख लेना है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन 1 घात वाला परीक्षा में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम स्पेशल है। इसको 1 घात वाले को रेखिक बहुपद कहते हैं। बाकी तो इसके नाम में इसका उत्तर छिपा हुआ है। 1 घात वाले का जो नाम में जिसका उत्तर नहीं छिपा होता है, इस कारण परीक्षा में ये पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 होती है। शून्य कितने होंगे? तो 1 होंगे। त्रिघात वाले के शून्यक 3 होंगे, 2 घात वाले के शून्यक 2 होंगे। तो ऐसे आपका जो आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न बनता है अपना, निर्देशांक बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो निर्देशांक बिंदु के प्रतिच्छेद बिंदु होता है, निर्देशांक अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है। ये निर्देशांक अक्ष है ना, ये अक्ष हैं, ये आड़ी लाइन होती है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। आड़ी लाइन को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको एक्स अक्ष कहा जाता है। और खड़ी लाइन जो होती हैं इसको वाई अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहा जाता है। और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये जो लाइन होती हैं ये क्षैतिज रेखा होती हैं। कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। और ये जो लाइन है उसको अपन ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। एक तो वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये एक्स अक्ष जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, और ये खड़ी लाइन होती हैं वाई अक्ष, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। जैसे कोई पिलर है, कोई खंभा है, वो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, और अपनी धरती जो है वो क्षैतिज है।
वैसे आड़ी होती हैं। तो इसमें इसका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, दोनों अक्षों का जो ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, ये पूछा जा रहा है कि दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु इसको क्या कहते हैं। तो दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। याद रखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मूल बिंदु कहते हैं। आपसे पूछे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु का जो मान होता है यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो x और y 0 0 इसमें आंसर आएगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो दोनों लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, ये दोनों एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, लंबवत होती हैं। दोनों लाइनें एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। तो जहाँ प्रतिच्छेद करती है उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होता है। फिर आपको इसको, ये जो देखो दोनों निर्देश अक्ष हैं, ये पूरे समतल को 4 भागों में बांटते हैं। तो पूरे तल को ये 4 भागों में बांटते हैं। इसको अपन प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, ये अपना सेकंड चतुर्थांश होता है, और ये वाला तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके निशान आपको याद करने हैं। पहले चतुर्थांश में देखो x ये प्लस का होता है, इधर ये x माइनस का होता है, ऊपर y प्लस का होता है, ये नीचे y माइनस का होता है। तो पहले में x प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। दूसरे में देखो पहले x माइनस में होगा और y प्लस का होगा। तीसरे में x भी माइनस और y भी माइनस। चौथे में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो ये इनके निशान भी आपको याद रखना है। आपसे कोई प्रश्न पूछ लेगा कि बिंदु 4,-3 कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं, तो देखो x प्लस का और y माइनस का, x प्लस y माइनस किस में है, चौथे में आता है। आपसे पूछे कि x 4,3 ये कौन से चतुर्थांश में है, x भी प्लस का और y भी प्लस का, तो ये आपके पहले में चला जाएगा। आपसे पूछे कि ये माइनस के 4 और 3 ये किस में है, तो माइनस के 4 और 3 आपके दूसरे में चले जाएंगे, क्योंकि x प्लस और y, x माइनस और y इसमें प्लस है, तो ये आपके दूसरे में होगा। दोनों ही माइनस के होंगे तो फिर आपके ये तीसरे में होगा। तो ऐसे आपके प्रश्न जो बनने वाले हैं कि कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं, तो इसका उत्तर आपको ऐसे निकाल लेना है। इसके अलावा जो बिंदु होता है उसमें x के मान को कहते हैं भुज। इसको x निर्देशांक को क्या कहा जाता है, इसको भुज कहा जाता है। और y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है। x के मान को भुज कहेंगे, y के मान को कोटि कहेंगे। तो याद रखें, x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है, या इसको y निर्देशांक भी कहते हैं। कोटि को अपन y निर्देशांक भी कहते हैं, और x को अपन, भुज को अपन x निर्देशांक भी कहते हैं। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है, जो x अक्ष होती है, आड़ी लाइन होती है, इस पे y का मान 0 होता है। इस आड़ी लाइन पे y बराबर क्या होता है, 0 होता है। और ये जो खड़ी लाइन होती है y अक्ष, इसके ऊपर x का मान 0 होता है। तो आपसे यूँ भी पूछा जाता है कि x अक्ष पर कोटि का मान कितना होता है, तो x अक्ष पर कोटि का मान 0 होता है। और खड़ी लाइन जो होती है y अक्ष, उस पर भुज का मान कितना होता है, 0 होता है। इंपॉर्टेंट हर आपको लाइन में जो क्वेश्चन बनेगा, और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपका ये वाला बिंदु क्लियर हो गया, ठीक है। सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया गया। इसीलिए ये वीडियो अब तक आपने देखा है तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आगे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तीसरा प्रश्न है आपके, एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बिंदु से, तो एक बिंदु से आपको संख्या पूछे रेखाओं की, तो अभी हमने ऊपर गुजारी थी, एक बिंदु से अपन अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। तो ये एक बिंदु से अपन अनंत रेखाएं ऐसे गुजार सकते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत रेखाएं हो जाएगा। लेकिन दो बिंदु दे दे तो फिर दो बिंदु से तो अपन एक ही रेखा गुजार सकते हैं। ये दो बिंदु हैं ए और बी, और ये एक बिंदु है पी। एक बिंदु से देखो अनंत रेखा जा रही है, लेकिन दो बिंदुओं से अपन केवल एक ही रेखा गुजार सकते हैं। तो याद रखें, जब दो बिंदुओं से पूछे तो आपको उत्तर एक करना है, और एक बिंदु से पूछे तो रेखाओं की संख्या अनंत हो जाएगी ऐसे। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। जब दो कोणों का योग एक समकोण है और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो वे कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग एक समकोण है, ठीक है, दो कोणों का योग एक समकोण है, दो कोणों का योग एक समकोण, इसको अपन क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। और वे एक दूसरे के कहलाते हैं, तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। समकोण कोण को
जोड़ होती है तो उसको अपन पूरक कोण कहते हैं, और एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, वो पूरक कोण कहलाते हैं। ये एक समकोण की जगह पे मान लो यहाँ पे दो समकोण दे देता, ठीक है, तो उसको अपन फिर क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, याद रखना, जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर करना है। एक समकोण में पूरक आएगा और दो समकोण में समपूरक आएगा। अगला प्रश्न है आपके 5वां, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है। जैसे एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 3, 4 और 5 हैं। अब ये त्रिभुज है, इसकी किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ते हैं, 3 और 5 को जोड़ो, कितना आएगा, 8 आएगा, जो कि तीसरी भुजा से अधिक है। मान लो ये 3 और 4 को जोड़े तो कितना आएगा, 7 आएगा, जो कि तीसरी भुजा 5 से अधिक है। ये 5 और 4 को जोड़ो, जो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि तीसरी भुजा से अधिक है। तो अधिक या ज़्यादा होता है ना। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग पूछे तो वो तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है, हमेशा ही अधिक होता है। लेकिन योग की जगह तुम्हें अंतर पूछे इसमें, तो अंतर इसमें कम कर देना है, अंतर का मतलब घटाना है। जैसे इन दोनों का अंतर पूछे, 5 और 3 का अंतर कितना आएगा, 5 और 3 का अंतर पूछे तो आपके 2 आएगा, जो कि तीसरी भुजा 4 से क्या है, कम है। इसमें आपके ये अंतर पूछे, 5 और 4 का अंतर कितना है, 1 है, जो कि तीसरी भुजा 3 से कम है। इसका अंतर पूछे, 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 है, जो कि तीसरी भुजा 5 से कम है। तो अंतर पूछे तो यहाँ पे आपको कम करना है, और योग पूछे तो तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसके अलावा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में आपसे पूछे कि विकर्ण कितने होते हैं, तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, ये बिना विकर्ण वाला बहुभुज होता है। और सबसे कम भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज ही होता है, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज त्रिभुज ही होता है। विकर्ण होते क्या हैं, तो विकर्ण जैसे ये चतुर्भुज है, इसके आमने सामने शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड होता है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो इसमें सम्मुख शीर्ष तो है ही नहीं, इसके सामने वाला शीर्ष तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो फिर इसमें विकर्ण भी नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, ए, बी और सी, इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी है, उसका क्षेत्रफल याद करने के लिए हीरोन का सूत्र लिखना है, हीरोन का सूत्र लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करने के लिए। वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। जहाँ पर ये जो एस होता है वो क्या होता है, ये एस जो होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना आता है, 2 आता है। तो ऐसे आपको इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है अपना ये तीसरा क्वेश्चन। देखो अब तक हमने एक एक नंबर के ही क्वेश्चन किए, ये तीसरा क्वेश्चन है वो भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपके 3 और 4 के बीच में आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब ये देखो 3 भी परिमेय संख्या है और 4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं, 4 को अपन 4/1 लिख सकते हैं। तो जब आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उन दी गई दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं, तो इनके बीच की परिमेय संख्या आ जाती है। तो जैसे मान लो आपको ए दे रखा है, एक संख्या बी दे रखी है, आपको इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या वो क्या होगी, वो होगी ए प्लस बी बटा 2 होगी। तो ए का मान कितना है, 3 है, तो 3 प्लस बी का मान 4 है और बटे में 2, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7/2। अब 7/2 जो आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। इसको अगर अपन भाग दे के देखेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3.5 आएगा। देखो 3.5 जो है वो 3 और 4 के बीचों बीच में है। तो ऐसा आप इसमें संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, इस बहुपद का x बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है। तो इस बहुपद को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है तीसरे का, इसमें दे रखा है बहुपद 5x माइनस 4x² और प्लस में 3 है। इसका x बराबर 1 पर आपको मान ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 लिख लेंगे। ये बहुपद है जिसको अपन f(x) से लिखते हैं, f(x) = 5x माइनस 4x² और प्लस में 3। तो जहाँ x है वहाँ पे 1 लिखना है। तो f1 पे मान ज्ञात करना है, तो 5 × 1 माइनस 4 × 1 का स्क्वायर और प्लस में 3। पहले कोष्टक को हल करेंगे और गुणा करेंगे। तो 5 एकम 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, और प्लस में कितना है 3। ये प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और माइनस के 4, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। तो F1 पर इसका मान कितना आया 4 आ गया। तो इसका उत्तर अपन करेंगे x का मान कितना आएगा इसमें 4। ये आपको पूरा सोल्व करके बताना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको आंसर पूरा सोल्व करके लिखना है, रफ कार्य में नहीं करना है, ये केवल आंसर नहीं लिखना है। और पहले दूसरे में आपको सीधा उत्तर लिखना है केवल। पहले में तो केवल आपको अबसद लगाने, दूसरे में आपको जो उत्तर है वो केवल रिक्त स्थान में पूर्ति करना है, और तीसरे सवाल में पूरे सवाल को सोल्व करके ही आपको आंसर लिखना है। तो ऐसे इसका जो उत्तर है वो आपको x बराबर 4 निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है y बराबर 2x माइनस 3, y बराबर 2x माइनस 3। इसमें y का जो मान है वो कितना है 5 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, जहाँ y है वहाँ पे आपको 5 लिख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 5 बराबर 2x, और माइनस में कितना आएगा 3 आ जाएगा। माइनस के 3 को अपन पक्षांतरण करके इस साइड ले आएंगे, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो माइनस का 3 बराबर से इधर आता है तो प्लस का बन जाता है। तो 5 + 3 बराबर कितना आएगा 2x आएगा। अब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, और बराबर में कितना है 2x है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 2 का 8 में भाग दे देंगे, तो x बराबर 8/2 आ जाएगा। अब 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार जाता है, तो x बराबर कितना आंसर आएगा 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको तिर्यक ऊंचाई का सूत्र पता होना चाहिए। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, ये एक फॉर्मूला होता है शंकु के लिए, ये ना ये एक शंकु है, इसके अंतर्गत एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। ये तो होती है इसकी तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, ये होती है इसकी सीधी ऊंचाई, और ये होती है इसकी त्रिज्या। तो आपको इसमें r और h का मान, देखो l का मान तो दे रखा है l बराबर 5 है, r बराबर इसमें ज्ञात करना है, और ये h दे रखा है, h बराबर कितना है 4 है। तो आपको इसमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये देखो इसकी ऊंचाई में, सीधी ऊंचाई में, तिर्यक लंबाई में और इसकी त्रिज्या में एक संबंध होता है, वो आपको याद रखना है। वो होता है l² बराबर r² प्लस h²। ये तिर्यक लंबाई और इसकी ऊंचाई में और इसकी त्रिज्या में संबंध होता है। मान लिखेंगे l r h का इसमें, तो l का मान कितना लिखेंगे, l का मान 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 5 और इसका स्क्वायर बराबर r का मान देखो ज्ञात करना है, तो r का r ही रखेंगे, r का स्क्वायर प्लस h का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। 5 दूनी 10 मत कर देना, यहाँ पे 5 को 5 से गुणा करना है, 5 को 2 से गुणा नहीं करना है, 5 × 5 करना है यहाँ पे, तो 5 5 25 आएगा। फिर बराबर में आएगा आपके r² प्लस यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अब r का मान ज्ञात करना, तो 16 को यहाँ से इधर ले आएंगे, प्लस के 16 है, इधर आएंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे, तो 25 - 16 बराबर क्या आएगा r²। r का मान ज्ञात करने के लिए इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, तो 25 में से 16 गया तो 9, और बराबर में बचेगा r का स्क्वायर। तो r बराबर कितना आएगा, ये स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो r का जो मान है वो √9 आएगा। और 9 का वर्गमूल होता है 3, 9 किसके वर्ग है, तो 9 3 के वर्ग, तो इसका आंसर कितना आएगा आपके r का मान आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है आपको कितना निकालना है 3 निकाल लेना है। सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखो यहाँ पर ये जो 5 है इसकी जगह पे आपको लिखना है 10। तिर्यक जो लंबाई है वो कितनी है 10 है, और ये जो ऊंचाई है वो आपको कर देनी है 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी त्रिज्या बतानी है। सेम क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी आपको त्रिज्या कमेंट करके बतानी है। यही फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम, बस यहाँ पर जो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 10 के स्क्वायर में से 8 के स्क्वायर को घटा लेना, आंसर आपका आ जाएगा, वर्गमूल निकाल लेना। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका खंड जिसमें अपने अबसद देखें, रिक्त स्थान वाले देखें, और हमने वन लाइनर देखें। अब हमारा खंड ब आता है। खंड ब में अपने 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। इसमें खंड ब में पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। इसको मैं वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 की घात
2/3 और 2 की घात 1/3। यह आपके 1.6 का सवाल है, तो वहाँ से पूछा गया है ये। तो इसको देखो, आधार समान है और यहाँ पे गुणा में, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ए की घात m डॉट ए की घात n हो तो इसको अपन ए की घात m प्लस n के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा अपन इसमें लिखा जा सकता है, तो इसको अपन यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ए का मान देखो इसमें 2 है और m और n का मान इसमें दे ही रखा है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/3। अब 2/3 और 1/3 की जोड़ करनी, 2 तो नीचे आएंगे और इसके लघुत्तम कितने आएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। 3 आएंगे तो फिर ऊपर 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा करें तो 2 प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करें तो 1, तो ये आएगा 2 की घात 2 और 1 3, तो 3/3। 3/3 का मतलब 1 होता है, तो 2 की घात 1 बराबर आंसर आएगा 2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपके फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 13 की घात 1/5 है और 17 की घात 1/5 है। देखो घातें सेम है लेकिन आधार अलग अलग है, तो उसको भी अपन एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये चौथा फॉर्मूला है आपका, 1.6 में जो फॉर्मूले दे रखे उसमें चौथा फॉर्मूला है कि अगर a की घात n हो, m हो या b की घात या a की घात n हो, सॉरी ये उल्टा हो रहा है इसमें, तो ये b की घात मान लो m हो, तो इसको अपन a इंटू बी की घात m के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करके इसकी घात आपको 1/5 लगानी है। तो ये दे रखा है आपके 13 की घात 1/5 इंटू 17 की घात 1/5। तो यहाँ पे घातें सेम है, आधार अलग अलग है, तो आधार को गुणा में लिख लेंगे 13 इंटू 17 और इसकी घात हो जाएगी 1/5। फिर 13 को 17 से गुणा करके इसका आंसर फाइनल है उसको घात 1/5 के रूप में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि जो x - 1 है वो px का एक गुणनखंड है। अगर ये x - 1 इसका गुणनखंड है तो इसमें x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें x - 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। गुणनखंड का मतलब इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। अब इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है, तो इसको लिख लेंगे अपन यहाँ पे px बराबर x² प्लस x प्लस k। जहाँ पे x है वहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, क्योंकि ये जो x है x - 1 है वो px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए हमने इसका बराबर में 0 लिख के x का मान ज्ञात कर लिया। तो x की जगह 1 लिखेंगे तो p1 पर मान कितना आएगा, ये x² प्लस x प्लस k। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 लिख लेंगे और ये इसका गुणनखंड है, तो ये जो P1 पे जो इसका मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे P1 का जो मान होगा वो कितना आएगा, 0 होगा, क्योंकि ये जो x - 1 है वो Px का गुणनखंड है, तो इसका मान 0 होगा। तो इसके बराबर में इधर 0 लिखेंगे, इधर 1 प्लस 1 और प्लस में k आ जाएगा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 0 बराबर 2 प्लस k का मान ज्ञात करने के लिए 2 को इधर ले आएंगे, तो ये -2 बराबर k आ जाएगा। तो k का मान कितना आएगा, इसमें -2 आएंगे। तो छठे सवाल के लिए k का मान -2 होंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि ए बी समांतर हैं सी डी के, इसका मतलब क्या होता है, समांतर होता है कि ए बी और सी डी दोनों समांतर हैं। ठीक है, ए बी और सी डी दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों अपने समांतर रेखाएं हो गई। इसमें ए पी क्यू 50 डिग्री है, ए पी और क्यू ये वाला कोण अपने कितने का है, 50 का है, और पी आर डी अपने 127 है। ये पी आर डी ये वाला कोण 127 है। तो आपको इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। एक तो ये x मान ज्ञात करना है, एक इसमें y का मान ज्ञात करना है। देखें यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि जो दो रेखाएं समांतर होती हैं उनको अगर एक तिर्यक रेखा काट लें ऐसे, तो कुछ कोण बनते हैं जिसको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये जो कोण बन रहा है जेड वाला, जेड वाले कोण को कहते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। जेड के अंदर जो कोण बनता है इसको एकांतर कोण कहते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो उधर P के ऊपर वो इस x के बराबर ही होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। तो कोण आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। कारण क्या लिखेंगे इसमें, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ जाएगा।
फिर अपन ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा आपके 50 डिग्री आ जाएगा। तो फिर ये वाला देखेंगे सेकंड वाला, इधर अगर ये कोण बन रहा है तो इधर भी तो इसमें आपके पूरा एक कोण बनेगा ये, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये भी तो आपके इसमें कोण ही बन रहा है ये। तो ये वाला कोण पूरा और ये इधर वाला कोण, ये भी आपके एकांतर कोण, ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ये भी आपके उल्टा जेड में जो बन रहा है ये पूरा कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो ये कोण पूरा कितना है, ये कोण है आपके 50 और y, तो इन दोनों को जोड़ कर लेंगे तो 50 प्लस y और बराबर में कितना आएगा 127, ये दोनों बराबर होते हैं। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 127 में से 50 को घटा लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 7 के साथ ही 12 में से 5 गए तो 7, तो y का मान कितना आएगा 77 डिग्री आएगा। तो y का मान जो आएगा यहाँ पे 77 डिग्री आएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो एक त्रिभुज है, इसमें हमने x का मान दे रखा है, यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया 50 डिग्री। तो त्रिभुज के दो अंदर के कोणों को जोड़ेंगे तो वो उसके बहिर्कोण के बराबर आता है। तो यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों की जोड़ इस 127 के बराबर आती हैं। तो कोण x प्लस वाई बराबर 127 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के दो अंतर अभिमुख कोणों का योग उसके बहिर्कोण के बराबर होता है। तो इन दोनों को जोड़ करेंगे, ये इंटीरियर एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर आता है। तो इसमें ये y का मान तो ज्ञात करना है और x का 50 हमने ज्ञात कर लिया। तो x का मान लिखेंगे 50 प्लस वाई बराबर 127, y इक्वल टू 50 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 127 माइनस 50, 150 ये 127 में से 50 को घटाएंगे तो 77 इसका आंसर आएगा। तो y का मान अपन दूसरा तरीका ये, इससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, 77 ही आएगा। बाकी ये भी एक इसका एकांतर कोण ही है, ये भी जेड बन रहा है पूरा, ये वाला पूरा अगर जेड बन रहा है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर आता है। तो ये पूरा कोण कितना होगा 50 प्लस ये y हो जाएगा, और इधर कितना आ रहा है ये आपके 127 आ रहा है। तो 50 और y को जोड़ेंगे तो वो 127 के बराबर आएगा। तो y का मान ज्ञात करने के लिए 127 में से 50 को घटा लेंगे, 77 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों सिद्ध करने वाले फॉर्मूले हैं। तो ये सिद्ध करने वाले सवाल है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो हमें इनको सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर कोण ACD होगा। तो ये सिद्ध करने वाले मैं आपको अलग से एक पूरे वीडियो में समझा दूंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नवा सवाल भी सिद्ध करने वाला ही है कि यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक कोण बिंदु C ऐसा है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC का जो मान है वो AB के आधा होगा, और इसे आकृति खींचकर भी स्पष्ट करना है। 2 नंबर में इसका चित्र बनाकर भी बताना है। 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। खंड स में आपका ये क्वेश्चन, जिसमें आपके 2 प्रश्न दे रखे, इसको अपन P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे दे रखा है 0.6 के ऊपर बार लगा रखा है, ये आपके पहली प्रश्नावली का सवाल है। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे x बराबर मान लेंगे अपन 0. ये 6 बार बार आ रहा है तो अपन 6 इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना 0.6, ये बार है तो इसको अपन 0.66 भी लिख सकते हैं, बार बार 6 आ रहा है इसलिए इसको अपन ने ये लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, देखो बार कितने अंकों के ऊपर है, तो बार 1 अंक के ऊपर है, तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसको अपन समीकरण 2 बनाने के लिए इस पूरी समीकरण को 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसके एक ही अंक के ऊपर बार है तो इसको 10 से गुणा करेंगे। 2 अंकों के ऊपर बार होता है तो उसको अपन 100 से गुणा करते हैं, 3 अंकों के ऊपर बार होता है तो उसको अपन 1000 से गुणा करते हैं। तो अब भी अपन इसको 10 से गुणा करेंगे, तो देखो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये इधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका 10x, और इसको 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे आपका 0.6 है, इसको अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका पॉइंट हट जाएगा, 6 है तो आपके पॉइंट हट जाएगा, और बट्टे में कितना आएगा आपके ये जो 2 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इसका आंसर आपके 6.6 आएगा। कुल मिला के पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब पॉइंट आपके यहाँ आ गया, तो अगला जो आपका बिंदु आएगा वो 6.6 आ जाएगा। ऐसे 6.66 इसमें लिख लेंगे। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 इसको कर लेंगे। समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 6.6, समीकरण 1 क्या है ये हमारा x बराबर 0.6,
इसको अपन घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9x, और 6.6 में से 0.6 घटाएंगे तो ये आएगा केवल 6। तो x बराबर कितना आएगा आपका 6/9, ये 3 के पार से कटेगा, ऊपर 2 बार और नीचे 3 बार, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। तो इसको अपन देखो p/q के फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। ऐसे आपको ये सेकंड वाला सोल्व करना है। इसमें आपके 2 अंकों के ऊपर इसमें बार है तो इसको 2 अंकों से गुणा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वें क्वेश्चन में आपको निर्देशांक बिंदुओं को अंकित करना है। इसमें बताने की किसका क्या निर्देशांक है, या आपका 30 जो 1 मिनट ये निर्देशांक ज्यामिति वाली प्रश्नावली उसका ये सवाल है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये 11वें का पहला, इसमें आपको ए के निर्देशांक बताने हैं। तो ए कहाँ पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है। तो ए के निर्देशांक बताने के लिए आपको यहाँ पे x का तो मान लिखना है 4 और y का मान 0, क्योंकि ये x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, a 4,0। b के निर्देशांक बताने, तो ये यहाँ पे आ रहा है 4, b y अक्ष पे है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है, तो यहाँ पे 0,4 हो जाएगा। तो b के निर्देशांक क्या होंगे 0,4 हो जाएगा। ऐसे आपको c के निर्देशांक बताना, तो c कहाँ पे आ रहा है, ये आपके c माइनस वाले x पे आ रहा है। तो c का जो मान है वो -4,0 हो जाएगा, क्योंकि वह x अक्ष पे y का मान 0 होता है। d के निर्देशांक ये देखो y के नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पर ये x का मान 0 होगा और y का मान -4 होगा, क्योंकि y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो 0, -4 हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में d की कोटि बतानी। तो d की कोटि क्या हो जाएगी, ये रहा d, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि का मतलब होता है y का मान। तो d में कोटि कितनी है -4, तो इसका उत्तर हो जाएगा -4। और b की भुज बतानी, तो b का भुज ये b रहा, और b का भुज क्या होता है, x का मान होता है। x का मान कितना है, b में 0 है, तो b का भुज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पे हर बिंदु के निर्देशांक पता कर लेने हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इस समीकरण को हल करके इसके 4 हल ज्ञात करने हैं। तो पहले इसको अपन लिख लेंगे, इसे व्यवस्थित कर लेंगे। ये 2x + y = 7 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे ये समीकरण है, इसके आपको 4 हल ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, इसके 4 हल ज्ञात करने। तो इस समीकरण के 4 हल ज्ञात करने के लिए हम इसमें y अकेला है, तो इस 2x को इधर से इधर ले आएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस आपके 2x हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x के बराबर में मान लिखेंगे और y का मान आता जाएगा। जैसे x बराबर 0 लिखें तो y का मान कितना आएगा 7 - 2 × 0 बराबर कितना लिखेंगे 7 - 0 बराबर 7 आएगा। ऐसे ही अगर अपन x बराबर 1 लिखें तो y बराबर क्या आएगा 7 - 2 × 1, जहाँ x है वहाँ पे 1 लिखना है। तो 7 - 2 × 2, 7 में से 2 गए तो 5। ऐसे ही अपन x बराबर 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 7 - 2 × 2, 7 - 2 दूनी 4, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। ऐसे ही अपने x बराबर 3 लिखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 7 - 2 × 3, तो 7 में से कितना घटेगा, ये 6 घटेगा, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आ जाएगा 1। तो ऐसे आपको इसमें 4 मान ज्ञात कर लेने। 4 मान क्या क्या आएगा, एक तो 0,7 आएगा, एक 1,5 आएगा, एक 2,3 आएगा, एक आपका 3,1 आएगा। ये चारों ही मान आपको इसमें लिख लेने। इस प्रकार से सवाल को हल कर लेना है। अगला जो सवाल है वो 13वां सवाल है, और इसमें फिर आपको सिद्ध करना है। अब अपन अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 16 सेमी है। उसका परिमाप कितना है, 42 सेमी है। तो ऐसा सवाल आपके 100% परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। यही क्वेश्चन आपके हो सकता है रिपीट हो जाए, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आइए अपन इसको अपने यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो देखो ये सवाल अपना 14वां क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं 18 और 10 सेंटीमीटर, और इसका आपको परिमाप 42 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में इसकी 3 भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। 3 भुजाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें एक भुजा तो दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लेकिन तीसरी भुजा का हमें पता नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका जो परिमाप है, ये a + b + c की जो जोड़ है वो कितनी दे रखी है, टोटल 42 दे रखी है।
यानी कि मान लो ए बराबर 18 है, बी बराबर मान लो 10 है, तो सी का मान हमें पहले निकालना पड़ेगा। और ए बी और सी तीनों की जो जोड़ है वो कितनी दे रखी है, इसमें 42 दे रखी है। तो ए बराबर कितना लिख लेंगे, ए बराबर इसमें लिख लेंगे 18 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना लिख लेंगे इसमें 10 सेंटीमीटर, और सी का मान हमें इसमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो सी बराबर ज्ञात करना है, तो इसका परिमाप दे रखा हमें, त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा हमें 42 दे रखा है। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, तीनों की जोड़ परिमाप के बराबर होती हैं। तो तीनों में अपन 2 का तो मान दे रखा है, ए और बी का मान लिख लो, ए का मान 18 है, बी का मान 10 है, और सी का मान अब भी ज्ञात कर लेंगे। तो बराबर में लिखेंगे 42। 18 और 10 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, 28 प्लस सी बराबर 42। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए 42 में से 28 को घटा लेंगे, तो सी का मान अपने पास में आ जाएगा। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो सी का मान कितना आया, 14 सेंटीमीटर आ गया। तो सी बराबर कितना आ जाएगा इसमें, 14 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों मान आ गए। इसमें अपने इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, और फिर अपन इसमें हीरोन का सूत्र लगा के क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया हमारे पास में, ए बराबर है हमारा 18, और बी बराबर है 10, और सी बराबर है हमारा 14। ये तीनों ही लिखने के बाद में ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, और ये भी सेंटीमीटर में है। यहाँ पे इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है एस बराबर अर्ध परिमाप, और इसका सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी तो जोड़ 42 दे ही रखी है हमने, हमें सवाल में दे रखी है, परिमाप होता है वो 42 है। और वैसे अगर आप इसमें इन तीनों को जोड़ेंगे 18, 10 और 14 को, तो वापस आपके 42 ही मिलेगा। तो अपन बार बार नहीं लिख के इन तीनों का जो मान यहाँ पे डायरेक्ट 42 भी लिख सकते हैं। वैसे आपको समझाने के लिए मैं वापस लिख रहा हूँ, ये 18 प्लस 10 प्लस 14 और बट्टे में 2, इन दोनों को तीनों को जोड़ करेंगे तो कितना आएगा आपके 42 आएगा, और 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 आ जाएगा। तो अर्ध परिमाप कितना आया, 21 सेंटीमीटर आया। अब आपको लगाना है हीरोन का सूत्र। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो आपकी लगातार ऐसे ही सारे अर्धवार्षिक परीक्षा की वीडियो यहाँ पे मिलेंगे, अगर आप उनको भी देख के चले जाते हैं तब भी आपकी जो परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। एस का मान कितना आया, 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 21 कोष्टक 21 माइनस ए का मान कितना है 18 है, माइनस 21 माइनस बी का मान कितना है 10 है, कोष्टक 21 माइनस सी का मान कितना आया 14 आया। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 21 के 21 ही आएंगे, इनटू देखो 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और ये 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे ये 7, तो बच जाएगा इधर 7। अब देखो इसमें से बाहर निकालने के लिए अपन 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो अपने अभी तो किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, लेकिन अगर अपन 21 के टुकड़े कर लें तो वो 3 × 7 हो जाएगा, और 3 और 7 हमारा पहले से है तो इसका जोड़ा बन जाएगा। तो 21 को क्या लिख लेंगे, 21 को 3 × 7 लिख लेंगे, 21 को लिखेंगे 3 × 7 इंटू 3 पहले से है इंटू 11 इंटू 7। तो जोड़ा किस किस का बनेगा, एक तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, एक 7 का जोड़ा बन जाएगा। तो 3 और 7 बाहर आ जाएंगे, तो 3 और 7 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में कौन बचेगा 11 बचेगा। तो उत्तर इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो 7 या 21 अंडर रूट 11, और ये क्षेत्रफल है तो आपको लिखना पड़ेगा वर्ग सेमी। इस प्रकार से आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो ये पूरा सवाल था। 3 भुजा अगर दे रखी हो तो सीधा कर लेना, बाकी 2 भुजा देखिए परिमाप दे दें तो आपको ऐसे तीसरी भुजा ज्ञात करके फिर इसका परिमाप ज्ञात करना है। पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा नहीं दे रखी थी तो हमने तीसरी भुजा ज्ञात की, तीनों की जोड़ दे रखी थी तो 2 को जोड़ करके तीसरे इसमें से घटाया तो हमने इसकी तीसरी भुजा प्राप्त कर ली, 14 सेंटीमीटर आया। फिर हमने इसका अर्ध परिमाप ज्ञात किया जो कि परिमाप का आधा होता है, परिमाप 42 है तो इसका अर्ध परिमाप 21 हो जाएगा। फिर हमने हीरोन का सूत्र लगाया और उसमें से इसको घटा के इस अंडर रूट में से बाहर निकालने के लिए 2-2 के जोड़े बनाए, 21 के टुकड़े किए, 3 × 7 में 3 और 7 पहले से हैं
तो 3 और 7 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का एक बार और 7 का एक बार, तो 3 × 7 बाहर लिखेंगे। 11 का जोड़ा नहीं है तो इसको अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे, तो 3 और 7 तो 21 और अंडर रूट 11 वर्ग से हम इसका फाइनल आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 48 पाई है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास मतलब त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो इसका आधार का क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा, क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है, 2 × त्रिज्या होता है, 2 × त्रिज्या बराबर व्यास होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए त्रिज्या को लास्ट में 2 से गुणा कर लेंगे और आयतन की सहायता से और इसकी ऊंचाई की सहायता से अपन त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो इस सवाल में जो दे रखा पहले उसको अपन लिख लेंगे, क्या क्या दे रखा है। 9 सेमी ऊंचाई वाला एक लंबवर्ती शंकु है, ये एक शंकु है और इसकी जो ऊंचाई वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एक प्रकार से शंकु बना रहे अपन। जोकर की टोपी जो होती है वो शंकु ही होता है, या बर्थडे की जो टोपी होती है वो भी शंकु का ही आकार का होता है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमें सीधी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, ये ऊंचाई हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो ये जो सीधी ऊंचाई है वो दे रखी है हमको 9 सेंटीमीटर और हमें इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से लगा के यहाँ तक। ये O है और यहाँ पे A है, यहाँ पे B मान लेते हैं, ऊपर ये A मान लेते हैं और ये आपके इधर है C। ठीक है, तो ये OABC इस प्रकार से। तो पहले अपन ये OA ज्ञात करेंगे इसकी त्रिज्या, ये OB ज्ञात करेंगे इसकी त्रिज्या और ये OB जो होगी वो इसकी त्रिज्या आ जाएगी, इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसका पूरा व्यास आ जाएगा। इसका आपको आयतन दे रखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया गया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को किससे लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई को h से लिखा जाता है, h बराबर 9 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन दे रखा है वो कितना है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये शंकु का आयतन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, शंकु के आयतन की सहायता से इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। शंकु के आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। शंकु का आयतन यहाँ पे लिख लेंगे अपन, शंकु का आयतन वो कितना दे रखा है, 48 पाई। अब इसी की सहायता से अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है πr² h, ये तो होता है बेलन का आयतन। और इसमें अगर 1/3 और लिख लेंगे यहाँ पे, 1/3 πr² h, तो ये आपका शंकु का आयतन हो जाता है। और बराबर में कितना दे रखा है आपको, 48 पाई दे रखा है। तो यहाँ पर ये वाले पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/3 × r² इंटू h का मान कितना है, h का मान 9 दे रखा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9 बराबर 48। यहाँ पे इस वाले 3 से ये वाले 9 कट जाएंगे 3 बार, तो फिर क्या बचेगा, r² इंटू 3 बराबर 48। r² बराबर ये 3 है, इधर भाग में ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपके 48/3। 48 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 16 48 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 16। तो r बराबर क्या आएगा आपके √16, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में बदलेगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा आपके 4 सेंटीमीटर। ये तो आया आपके आधार की त्रिज्या। तो r का मान कितना है, आधार की त्रिज्या कितनी आ गई, शंकु के आधार की त्रिज्या है ना, आधार की त्रिज्या कितनी आई आपके इसमें, तो त्रिज्या बराबर आया r बराबर 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का हमें व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लिखना पड़ेगा 2 × त्रिज्या वाला। तो 2 × त्रिज्या लिखेंगे तो 2 × 4, तो 2 को 4 से गुणा कर देना, 2 चौक 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको सवाल के अनुसार इसका आंसर आपको निकाल लेना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है, इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला जो सवाल है वो आपके खंड द में है। खंड द में सवाल आपके निबंधात्मक प्रश्न है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन के नंबर के प्रश्न आएंगे आपके। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए गुणनखंड करना है। इसमें आपको गुणनखंड का मान ज्ञात करना है। इसमें आपके पहला सवाल है 9x² + 6xy + y²।
तो ये सवाल दे रखा है, इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करने। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको लिख लेंगे, जैसे ये 9x², तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और x² को लिख सकते हैं 3x। तो इसको अपन पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे 3x² प्लस इधर जो है y², इसको अपन y का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b²। फिर प्लस में आता है 2ab, तो 2 इंटू a का मान कितना है 3x है, और b का मान कितना है y है। तो ये अब आपका एक पूरा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे एक सूत्र है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। a का मान कितना है 3x है, तो 3x प्लस b का मान कितना y है, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये तो आया इसका मान। अब इसके गुणनखंड करने के लिए 2 बार लिख लेंगे, इसको 2 घात है, इसको 2 बार लिख लेंगे, 3x प्लस y और 3x प्लस y। ऐसे इसके जो आंसर आपको निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, शंकु के आकार का एक तंबू है 10 मीटर ऊंचा, और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और एक तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर क्यूब का 70 रुपये हो, तो इसकी पूरे की लागत आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो शंकु के आकार का एक तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है। तो यही आपके शंकु बनाना है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ से 10 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल 10 मीटर कोई शंकु के आकार का तंबू है। ऐसे इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से कितनी है वो 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर है। और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। कुल मिला के तंबू ऊंचा कम है और चौड़ा ज़्यादा है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, और इसकी जो आधार की त्रिज्या है वो 24 मीटर है। तो इसकी तिर्यक लंबाई, ये तिरछी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ये वाली लंबाई इसमें ज्ञात करनी है। तो L बराबर इसमें हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसमें आपके दिया गया है क्या क्या दिया गया है, तंबू की ऊंचाई, शंकु आकार के तंबू की ऊंचाई, शंकु आकार के तंबू की ऊंचाई, जिसको अपन क्या लिखते हैं h बराबर 10 मीटर लिख लेंगे। और एक इसकी आधार की त्रिज्या दे रखी है, और क्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या दे रखी है। तो यहाँ लिख लेंगे आधार की त्रिज्या, जो r बराबर लिखते हैं 24 मीटर में दे रखा है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। क्या करना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें अपन सीधा सूत्र लगाएंगे। पहला सवाल करेंगे तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर अपन क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। देखो हमने थोड़ी देर पहले एक सूत्र पढ़ा था, L² बराबर R² प्लस H²। तो हमने यहाँ पे L² बराबर पढ़ा था। इसको अपन यहाँ पे L का मान ज्ञात करना है, तो इसे अंडर रूट को यहाँ से स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो L बराबर क्या आ जाएगा, L बराबर सूत्र होता है √R² प्लस H²। ये सीधा तिर्यक लंबाई का सूत्र होता है। वैसे ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों एक ही है। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, हमने इसके अंडर रूट लगा दिया। इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, इसके ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है। तो अपन इसमें मान लिख लेंगे इसका। तो तिर्यक लंबाई आपके सीधी ही आ जाएगी। मान लिखेंगे इसका, यहाँ पे R का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। H का मान कितना है, R का मान इसमें 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस H का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। 24 का वर्ग करेंगे, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 को 24 से गुणा करना है तो आपके 576 आते हैं, प्लस 100, 10 का वर्ग कितना होता है 100 आता है। दोनों को अगर जोड़ करेंगे 576 और 100 को, तो 676 आता है। अगर आपको वर्गमूल याद है तो आप निकाल लेना, बाकी नहीं हो तो आप इस प्रकार से भी 676 के टुकड़े करके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। मेरे को तो वर्गमूल याद है 676, ये 26 के वर्गमूल होते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 26 सेंटीमीटर। आपको भी ऐसे वर्गमूल याद होना चाहिए। आप कमेंट करके बताना 625 किसका वर्गमूल होता है, 625 किसका वर्गमूल होता है। तो ऐसे आपको इसका वर्गमूल निकाल लेना है, और इसका आंसर 26 सेंटीमीटर इसकी L का मान आ जाएगा। ये इसकी तिर्यक लंबाई का मान आया। तो तिर्यक लंबाई कितनी है इसकी, तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, यानी कि ये तिरछा जो आपकी कितना है 26 सेंटीमीटर है। अब तंबू में लगी कैनवास की लागत आपको ज्ञात करनी है। यदि 1 मीटर कैनवास का जो मूल्य है मीटर स्क्वायर वो 70 रुपये है, तो पहले इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल में 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो तंबू का πr², ये वक्र प्रस्थि और एक संपूर्ण प्रस्थि। याद रखिए तंबू के जो नीचे वाला भाग है इसमें कैनवास नहीं लगा होता है, मतलब एक जोकर की टोपी जैसे होगा ये भी। तो
इसमें हम इसका वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो अपन इसमें क्या ज्ञात करेंगे, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS है ना, CS होता है इसको। तो CS है, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो शंकु का सूत्र क्या होता है, पाई, ठीक है, इसका सूत्र होता है पाई RL, ये पाई RL इसका फॉर्मूला होता है। तो मान लिखेंगे पाई का 22/7 इंटू आर का मान कितना आया 10 है, तो 10 लिख, अच्छा इसमें पाई का मान नहीं दे रखा है, तो देखो आर का मान संख्या से कटने वाला नहीं है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पाई का जो मान है वो अपन यहाँ पे 3.14 ले लेंगे। 3.14 इंटू आर का मान 10 है और एल का मान कितना आया 26 है। इसके पॉइंट को हटा देंगे, बटे में आएगा आपके 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब अपन 314 और 26 को गुणा करके 10 का भाग दे देंगे। तो 314 को गुणा कर लेते हैं 26 से, 6 चौक 24 हासिल के 2, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 तिया 18 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 4, 16 का 6 हासिल का 1, 10 और 1 11 हासिल का 1, 7 और 1 8, तो ये कितना आएगा आपके 8,164 और बट्टे में कितना आएगा 10 आएगा। तो बट्टे में 10 है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये लिख लेंगे अपन यहाँ पे बट्टे में 10 है, तो इसको लिख लेंगे 816.4 मीटर स्क्वायर। अब देखो, चूँकि इसमें लागत ज्ञात करनी कैनवास की, तो ये कैनवास का क्षेत्रफल आया, इतना मीटर क्यूब कैनवास लगेगा। इसमें दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो कितना है 70 रुपये। तो अपने पास इतना है, तो कैनवास की लागत कितनी आ जाएगी, कैनवास की लागत जो होगी वो, ये 1 मीटर का 70 रुपये है, तो आपके पास में इतना मीटर कपड़ा चाहिए, कैनवास चाहिए, तो इसको 70 से गुणा कर देंगे। तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे 816.40 इंटू 70, ठीक है। इसका अपन 10 हटा देंगे, तो बट्टे में आएगा आपके 100 और इसके 0 से इसका 1 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 0 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा ये 8,164 इंटू 7, गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हासिल के 2, 7 छंग 42 और 2 44 हासिल के 4, 7 एकम 7 और 4 11 हासिल का 1, 7 वाली 56 और 1 57। तो इसका जो आंसर आएगा वो 57,148 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर वो निकाल लेना है। तो ये ऊपर वाला शंकु वाला सवाल था, आप इसमें तंबू का कैनवास वाला भी कर लिया है, आप इसमें गोले वाले आयतन का भी इसमें मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी कर लेते हैं अपन, इसमें जो गोले का आयतन है वो कितना दे रखा है ज्ञात करना है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 154 वर्ग सेमी। तो आइए इसको भी अपन कर लेते हैं। देखो, इस सवाल में हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 154 वर्ग सेमी दे रखा है। तो देख लेते हैं, इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, तो जो दे रखा है उसको लिख लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसके हमें आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें आपको आर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले अपन आर ज्ञात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल से। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है 154 दे रखा है, तो लिख लेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन इसका मान लिख लेंगे पाई का और आर का तो निकालना है, पाई का मान लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर और बराबर में 154। आर का स्क्वायर ये अकेला करेंगे और 4/7 को यहाँ से हटाएंगे, तो देखो 154 वैसे वैसे आएंगे, और देखो ये 4 और 22 इसके गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो 4 इंटू 22 और ये 7 इसके भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, गुणा कर लेंगे इसको, तो ये 22 के पारे से 154 7 बार कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 7 इंटू 7 और बटे में 4 आ जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 4 ही लिख लेते हैं अभी। आर बराबर क्या आएगा √7 इंटू 7 और बटे में 4 को क्या लिख लेंगे 2 इंटू 2 लिख लेंगे, तो बराबर उत्तर 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर का जो मान आया वो कितना है इसमें 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा।
एक बार 7 और एक बार 2 लिख लेंगे, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब गोले की त्रिज्या आ गई, अब अपन इसमें गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र लगाएंगे इसमें 4/3 पाई और आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 का क्यूब। तो 7/2 को 3 बार लिखेंगे। तो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 को 3 बार लिखना है। ठीक है, यह आ गया 7/2। 3 बार लिखने के बाद में जो संख्या कटती होगी उसको काट देंगे। जैसे से एक साथ कट जाएगा, और 2 के पारे से 4 2 बार कट जाएगा, और 1 और 2 से 1 और 2 कट जाएंगे। अब शायद और कोई संख्या इसमें कटने वाली है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, ये कट रही है इसमें 2 के पारे से 2 एक बार, और 22 कटेंगे 11 बार। तो ऊपर जो संख्या बच रही है वो 11 बच रही है, और साथों साथ ही 49 बच रहा है, और बटे में कितना बच रहा है, केवल 3 बच रहा है। तो इन दोनों को गुणा करके 3 का भाग दे देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। 11 9 99 हासिल के 9, 11 चौक 44 और 9 कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के पार से इसको काट देंगे, तो 3 एकम 3 बचेंगे 2, 23 हो जाएगा। 3 और 7 21, वापस बचेंगे 2, 29 हो जाएगा। तो 3 9 27, 2 बचेंगे, ठीक है, तो 20 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ 2 बचेंगे 20 हो जाएगा। तो 3 6 18, यानी कि 6 इसका आंसर आ जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब लगेगा क्योंकि ये आयतन पूछा है। तो ऐसे आपको जो इसका आंसर है वो पूरा निकाल के बताना है, तभी आपके जो नंबर पूरे मिलेंगे। अंतिम सवाल है इसका 19वां सवाल है ये। 19वें सवाल को कर लेते हैं। देखो 19वें सवाल में पूछा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है, इसका परिमाप ये दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2 सवाल ऐसे आपके प्रश्नावली में दे रखा है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक इसका अथवा वाला है कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 दे रखा है, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है बराबर की, तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप देखिए 2 बराबर भुजाएं दे रखी है, सम द्विबाहु त्रिभुज है ये, तो 2 भुजाएं बराबर है, तो ए का मान भी इसमें 12 है और बी का मान भी इसमें 12 है। आपको इसमें सी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 को 30 में से घटाना तो सी का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऐसे जैसे हमने ये ऊपर जो सवाल किया था वैसे इस सवाल को हल करना है। जैसे ये इस सवाल को हल किया था वैसे इसका सेकंड वाला हल करना है, तो इसको अपन वैसे हल कर लेंगे। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट वाला है अथवा से ऊपर वाला वो बता रहा हूँ, बाकी ये आपको ही करना है। ये मैंने ऊपर बता रखा, इसको वैसे ही हल कर। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में भुजाओं का होना जरूरी है, लेकिन इसकी भुजाएं नहीं दे रखी, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो पहले अपन इनकी भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे, तो इनके अनुपात को अपन x के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं a बराबर क्या मान लेंगे, इसको 12x मान लेंगे, b बराबर क्या मानेंगे 17x मान लेंगे, और c बराबर क्या मानेंगे 25x मानेंगे। जब भी ऐसे अनुपात में दे दे तो इसको x मान के पहले a b c का वास्तविक मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि ये अनुपात में दे रखा है तो इसका परिमाप भी दे रखा है। अगर ये भुजाएं ए बी सी ये है और इसका परिमाप ये है, तो अपन x का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये ए बी सी की जोड़ कितनी दे रखी है 540 दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, परिमाप दे रखा है उसको लिख लेंगे। त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है, त्रिभुज का परिमाप बराबर दे रखा है 540। परिमाप क्या होता है, इन तीनों की जोड़ होती है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 540 होगा। अब ए बी सी का मान लिख लेंगे। इसमें a का मान 12x है, b का मान 17x है, और c का मान 25x है, बराबर में कितना है 540 है। इनको जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 7 और 2 9 9 और 5 14, 14 के 4 हासिल का 1, 4 और 1 5, तो 54x आएगा, बराबर में कितना है 540। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 540 में ये 54 का भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा ये x बराबर 10 बार भाग चला जाएगा। तो x का मान कितना आया 10 आया। अब त्रिभुज की जो भुजाएं ज्ञात करनी है, तो ए बी सी का यहाँ पे मान इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो a बराबर कितना है, तो a बराबर कितना था वो 12x था, तो a का वास्तविक मान कितना आएगा 12 × 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x है, तो b का मान कितना आएगा, b बराबर 17x, तो ये हो जाएगा 17 × 10 बराबर 170
सेंटीमीटर। और सी बराबर कितना है, सी बराबर है 25x। तो यहाँ पे लिख लेंगे सी बराबर 25x। तो यहाँ पे अपन 25 × 10 करेंगे तो ये कितना आएगा 250 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास में ए, बी और सी का तीनों का मान आ गया। तो अपन इसका जो परिमाप है वो इससे अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। इन तीनों को जोड़ेंगे। वैसे तीनों की जोड़ दे रखी है हमें 540 आएगी इनकी जोड़। ए बी सी की जोड़ कितनी आएगी 540। तो अपन इसका सीधा कितना लिख लेंगे यहाँ पे 540 और बट्टे में 2 लिख लेंगे। आप चाहे तो 540 नहीं लिख के ए बी और सी 120 प्लस 170 प्लस 250 करना, इसका उत्तर 540 ही आएगा। भाग करेंगे 2 का 540 में तो ये आएगा 270 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है, हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस कोष्टक एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मान कितना है 270 है तो अपन लिखेंगे 270 कोष्टक 270 माइनस ए का मान कितना आया 120 आया, बी का मान कितना आया 170 आया, 270 माइनस 170 और सी का मान कितना है इसमें 270 माइनस 250। तो यहाँ पे इनको अपन घटा लेंगे, अंडर रूट 270 वैसे वैसे आएगा इनटू ये 270 में से 120 को घटा लेंगे तो ये कितना बचेगा आपके 0, 7 में से 2 गए तो 5 और 2 में से गया तो 1 इंटू 170 270 में से 170 को घटाएंगे तो कितना आएगा 100 आएगा और आपके 270 में से 250 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसमें 2 2 के जोड़े में बनाने तो इसमें अपन क्या लिख लेंगे, जैसे 27 है तो 3 नम 27 तो इसको अपन 3 × 90 कर लेंगे, 3 × 90, 90 को और क्या लिख सकते हैं 3 × 30 लिख सकते हैं, इंटू 150 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 5 या इंटू 30, तीनों पंजे 15 150 हो जाएगा। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10 लिख सकते हैं और 20 को क्या लिखेंगे 20 को लिख लेंगे अपन 2 × 20, ठीक है 2 × 10 लिख लेंगे। तो अब अपन इसमें से जोड़े बना लेंगे और इनको बाहर निकाल लेंगे। एक तो जोड़ा इसमें 30 का बनेगा, एक जोड़ा इसमें 3 का बनेगा, एक जोड़ा 10 का बनेगा और बाकी संख्या इसके अंदर ही रहेगी। तो इसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे, एक तो इसमें 3 आएगा बाहर, एक इसमें आपके 5 आएगा और 1 मिनट 5 नहीं आएगा इसमें, एक 30 आएगा और एक इसमें 10 आएगा। तो 3 × 10 × 30 और इंटू में अंदर क्या बचेगा हमारा 5 × 2 × 10, तो ये भी तो आ जाएगा इसमें, तो ये भी आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 बाहर आ जाएगा इसका 10 का 1, तो यहाँ पे आपकी टोटल संख्या है वो 10 क्योंकि 2 पंजे 10 ये बाहर आ जाएंगे, 10 ये है और 10 ये है तो ये कितने हो जाएंगे 10 बाहर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा 3 × 9 90 × 100 तो 9000 इसका जो आंसर है आपके आ जाएगा। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल उत्तर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको पूरी प्रश्न जो सवाल है वो हल करने हैं और आंसर इनके निकालने हैं। ये सवाल मैंने पहले ही करवा दिया, इसके जैसे ऊपर वाला सवाल है उसको देख कर लेना। बाकी सभी के आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। जो सिद्ध करने वाले सवाल है उनको अपन अलग वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आपको जो सवाल समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहे हैं, कमेंट करके बताना और व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक बाकी की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।